एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है, आज यह वीडियो 11th के लिए है। खासकर 11th क्लास में आपने पहला चैप्टर है भौतिक जगत, दूसरा है मापन एवं मात्रक जिसे मेजरमेंट एंड यूनिट कहते हैं। हम लोग दूसरा चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला वीडियो है 11th क्लास के लिए। इससे पहले आ चुका है, जैसे कि बात करें फ्लड मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। फ्लड मैकेनिक्स का पूरा सीरीज़ आया हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। मतलब द्रवों के प्रवाह वाले चैप्टर को मैंने पूरा अपलोड कर दिया है वीडियो, ठीक है। आप वहाँ जा के देख सकते हैं और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, आप लोग देख लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो भी देखें उसको और वो अपने आप को मजबूत बनाए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए हैं तो भी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली और लंबी हो, है ना। तो इस तरह से हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वीडियो 11th के लिए शुरुआत से बात करें, इससे पहले वीडियो बना दिया है, हमने पहले ही आपको बता दिया है, वो फ्लड मैकेनिक्स का था। उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में देंगे। जबकि इस वीडियो की बात करें तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, पहला चैप्टर है मेजरमेंट एंड यूनिट और उसी में है पहला एरर, जिसे त्रुटि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। त्रुटि, सबसे पहले ये समझना है कि त्रुटि क्या है ना। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर शुरुआत करेंगे इस वीडियो को, इस हेडिंग को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम आपसे कहें कि कोई एक लंबाई दी जाए, उसको आपको मापना है और उस लंबाई को पहले से ही बता दिया जाए कि इसकी लंबाई इतनी है। सपोज करो ये इसकी लंबाई 5.36 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको मापना है तो आप मीटर स्केल लेकर के मापोगे और मापने के बाद जो वैल्यू आता है, मतलब जो आप मापते हैं, देखा ये गया कि ये जो रेखा है, मतलब लाइन है, आपकी मापने पर प्राप्त हो रहा है 5.35 या 5.37। एग्जैक्ट तो नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं है। ये जो आपने मापा ये वास्तविक वैल्यू से कुछ या तो कम है या तो ज़्यादा है। जितना भी कम या ज़्यादा होगा इसे को ही त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो त्रुटि क्या है? कोई भी राशि हो, दी गई राशि का जो वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रेक्षित मान का जो अंतर निकालते हैं वो त्रुटि कहलाता है। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं परिभाषा, दी गई राशि के लिए या राशि की वास्तविक मान, वास्तविक माप या मान कह लीजिए, मान तथा प्रेक्षित मान के बीच या के मध्य अंतर को त्रुटि कहते हैं, त्रुटि एरर कहते हैं। क्लियर है? ये इसकी परिभाषा रही और आप समझ गए होंगे कि एरर क्या है। एक्चुअल लंबाई 5.36 है, मापा गया तो 5.35 आया या 5.37 आया, तो कुछ कमी या तो ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया, इसी को बोलते हैं त्रुटि। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं, कुछ सामान लेना हो गया, जैसे कि चीनी ही लेना हो गया, है ना। आपने कहा मुझे 250 ग्राम या 500 ग्राम चीनी चाहिए, आधा किलो मीन्स, तो वो होता क्या है कि जो वेटिंग मशीन है उस 500 ग्राम चीनी को मापता तो है, लेकिन उस वेटिंग मशीन को देखिए, वो 500 के बाद या तो सीधे 501 पर जाता है, 501 ग्राम, या फिर 499 पर रहता है ना। 500 और 501 के बीच वाले को मेज़र नहीं कर पाता, समझ रहे। 500 और 501 को तो मेज़र कर लेता है, लेकिन इनके बीच वाले को मेज़र नहीं कर पाता। ये एरर, उस मापक यंत्र का ये एरर कहलाएगा, ठीक है। मापक यंत्र क्या है? जिस भी राशि को मापने के लिए जो हम यंत्र यूज़ करते हैं वो मापक यंत्र होगा, ठीक है। जैसे वेटिंग मशीन हो गया, वेट को मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए आपने मीटर स्केल लिया, या और भी वर्नियर कैलिपर ले सकते हैं इस तरह से। तो ये रहा त्रुटि। क्लियर है? ये त्रुटि दो प्रकार से हो सकती है, मतलब दो प्रकार की होती है। पहले की बात करें त्रुटि, दो प्रकार की। नंबर 1 की बात करें तो क्रमबद्ध त्रुटि,
और दूसरे को कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। इंग्लिश में क्रमबद्ध को सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर, जबकि एरर यादृच्छिक त्रुटि को इंग्लिश में रैंडम एरर बोलते हैं, रैंडम एरर। ठीक। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो इसमें जो भी होगा, जो भी आप मापन करेंगे, राशि को मापने के लिए जो मापक यंत्र यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा, या कह लीजिए, या मापने के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान ये त्रुटि आती है अगर, तो उसका कारण आपको पता होगा। मतलब इस त्रुटि का कारण आपको पता होगा, त्रुटि का कारण पता होगा। क्लियर है? ठीक है, इस त्रुटि का कारण पता होगा आपको। जैसे कि बात करें तो एक क्या है यार, इस त्रुटि का कारण पता होगा। जैसे कि बात करें तो आप कोई इसी वेटिंग मशीन की बात करें जहाँ पर आप उस वेट को मापते हैं। ठीक है, इस वेट को आप माप रहे हैं, तो कभी कभार होता क्या है कि हम लोग माप रहे होते हैं 500 ग्राम और दे देते हैं 501 ग्राम या 502 ग्राम, इस तरह करके वो कुछ ज़्यादा कम करके लेते हैं। इस तरह से ये जो त्रुटियाँ हैं वो क्रमबद्ध त्रुटियाँ हैं। ठीक है, ये त्रुटि, अच्छा, इस त्रुटि का कारण अगर पता हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस त्रुटि को हटाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल में बात करें, जैसे शून्यांक त्रुटि हो गया, शून्यांक त्रुटि क्या है? जैसे कि 1 मीटर ये लंबाई मापना है, आपके पास मीटर स्केल है, यहाँ एक मीटर स्केल हम बना रहे हैं, तो मीटर स्केल ये यहाँ पर 0 है, सपोज करो। 0 के बाद ये इस तरह से बनी होंगी लाइनें, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, इस तरह से, है ना। तो ये मीटर स्केल है, सपोज करो आप, ये इसका 0 वाला पैमाना है। क्लियर है? 0 पैमाना इस लंबाई की जो 0 वाला हिस्सा है, मतलब इनिशियल पॉइंट, अगर इसके या तो इस तरफ चला है या तो पहले ही रह जाए, ऐसा मतलब है। आपने देखा होगा कि वर्नियर कैलिपर में 2 मीटर स्केल होते हैं, एक तो वर्नियर का स्केल होता है, दूसरा मेन स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल अगर मेन स्केल के बिल्कुल सीध में है, मतलब वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 अगर बिल्कुल सीध में है तो ठीक है, नहीं सीध है तो उसे बोलते हैं शून्यांक त्रुटि। ठीक है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। शून्यांक त्रुटि जितना भी है आप उसे रीड कर लें, और रीड करने के बाद जो भी प्रेक्षित मान है उस प्रेक्षित मान में चिन्ह के साथ उसको घटा दीजिए, चिन्ह के साथ। भाई धनात्मक होगा तो पॉजिटिव, ऋणात्मक होगा तो नेगेटिव, चिन्ह के साथ जब यूज़ करेंगे आप घटाएंगे तो उसका एक्चुअल मान जो है निकल जाएगा। ठीक है, ये क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार का ये भी होता है, जैसे यंत्रगत त्रुटि की बात करें, और दूसरा कार्यविधि में आपको अपूर्णता है, जानकारी ढंग से नहीं है, ये क्रमबद्ध त्रुटि की बात कर रहे हैं हम। तो क्रमबद्ध त्रुटि ये 3 प्रकार का, पहले की अगर बात करें तो बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि इंग्लिश में इसे लिखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप शब्दों से ही पकड़ रहे होंगे इसमें कहाँ से त्रुटि आने वाली है। दूसरा, कार्यविधि में अपूर्णता, इंग्लिश में से एरर इन, या ड्यू टू कह लें, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ठीक है, एरर इन इम्परफेक्शन। ठीक है, दूसरा। तीसरा की बात करें तो व्यक्तिगत त्रुटि,
ये व्यक्तिगत त्रुटि, इसे लिखेंगे आप पर्सनल एरर, PERSONAL एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटियाँ 3 प्रकार से हैं। पहले की हम बात करें तो ये अंतर्गत त्रुटि। ये अंतर्गत त्रुटि का एक अगर हम उदाहरण दें वो शून्यांक त्रुटि है। सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि आपका जो मीटर स्केल है वो जीरो नहीं माप पा रहा है, बल्कि उससे या तो ज़्यादा पहले माप लेता है या तो कम। समझ रहे हैं? वर्नियर कैलिपर्स में अगर वर्नियर जो पैमाना है वो मीटर पैमाने के 0 वाले से अगर ज़्यादा हो गया या पहले हो जाता है तो वो शून्यांक त्रुटि हो गया। ये शून्यांक त्रुटि अंतर्गत त्रुटि में आएगा। ठीक है, इसका एक और उदाहरण हम अगर दें आपको तो वेटिंग मशीन में अगर देखें आप, जब दुकानदार के पास जाते हैं तो जैसे आपने कहा मुझे आधा किलो चीनी चाहिए, मतलब 500 ग्राम, तो चीनी रखने से पहले अगर आप देखते होंगे वेटिंग मशीन पहले से कुछ मेज़र कर रखता है, की रहता है, जैसे 5 ग्राम या कुछ ग्राम वो पहले से ही उसमें लिख आता है ना। ये 5 ग्राम क्या है, ये यंत्र के द्वारा है, उस मेजरमेंट जो उपकरण है उसमें त्रुटि आ रही है, तो ये त्रुटि अंतर्गत त्रुटि कहलाएगा। क्लियर है? वही कार्यविधि में अपूर्णता की बात करें तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको अच्छी जानकारी नहीं है कि कैसे मेज़र करना है। उदाहरण के रूप में जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड मापना है, आवर्तकाल, आप ध्यान में नहीं रखें कि दरवाज़ा खुला है, हवाएं अंदर आएंगी, तो पेंडुलम की जो आवर्तकाल है उसको बढ़ा घटा सकती हैं, कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, तो इस तरह का हो सकता है। क्लियर है? इसका एक और, ये जो कार्यविधि में अपूर्णता है 2 तरह से हो सकता है। एक तो व्यक्ति बेखबर है आसपास क्या हो रहा है, जैसा कि हमने उदाहरण दिया। एक ये भी हो सकता है कि जो आप मेज़रमेंट ले रहे हैं, मतलब उपकरण ले रहे हैं, मापक यंत्र, उस मापक यंत्र के द्वारा कुछ त्रुटियां आती हैं, जैसे लगातार आ रही हैं। जैसे कि हम बात करें कैलोरी मिति में, जो कैलोरी मिति होता है उसका जो मतलब बाहरी का हिस्सा होता है, समझ रहे हैं, जो कि कुचालक किस्म का होता है, उष्मा को आने जाने नहीं देता, वो परफेक्ट तो नहीं होता, वो उष्मा को थोड़ा बहुत बाहर कर ही देता है, ऐसा कुछ है। तो वो जो त्रुटि है वो कार्यविधि में अपूर्णता में ही आएगा। ये इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति, या कहने का मतलब कह लो कि जो व्यक्ति प्रेक्षक है उसके द्वारा ही त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है? व्यक्ति के द्वारा ही त्रुटि आती है। जैसे कि हम बात करें पैरालेक्स मेथड में, आपने देखा होगा लंबन विधि में, है ना, उसमें व्यक्ति अगर बात करें हम, लंबन विधि में क्या है, उसमें दूरी को, मतलब लंबी दूरी को, बहुत अधिक दूरी को आप माप सकते हैं उस विधि के द्वारा। ये हम ऐसे कहें कि जब आप जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, वोल्ट मीटर, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से कुछ नंबर अंकित होते हैं यहाँ पर, ऐसे, है ना, और इसकी जो सुई होती है, सुई यहाँ पर बिल्कुल ऐसे दिखा रहा होता है बीच में, या इस तरह से, है ना। तो व्यक्ति अगर बिल्कुल सीधे देखेगा, तीर के ऊपर नज़र रखेगा तो ढंग से देख पाएगा, मतलब सही देख पाएगा। लेकिन अगर ऐसे बाएं दाएं थोड़ा सा करके देख रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप, अगर तीर के बिल्कुल ऊपर से देखेगा तो सही देख पाएगा, सही मेज़र करेगा। अगर बाईं तरफ थोड़ा सा हल्का झुक करके इधर से होकर देख रहा है तो वो सही मेज़र नहीं कर पाता। ये व्यक्तिगत त्रुटि है। क्लियर है? क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार का है, अंतर्गत त्रुटि, कार्यविधि में अपूर्णता तथा व्यक्तिगत त्रुटि। ये अंतर्गत त्रुटि की बात करें तो इसमें यंत्र के द्वारा त्रुटि आ सकता है, जैसे कि शून्यांक त्रुटि हो गया। कार्यविधि में अपूर्णता, ये व्यक्ति खुद गलती करता है तो वहाँ पर ये त्रुटि आएगा। व्यक्तिगत त्रुटि, यहाँ पर कार्यविधि में भी अपूर्णता, जैसे कि हमने उदाहरण दिया, पेंडुलम घड़ी की आवर्तकाल निकालनी है और आपने ध्यान नहीं दिया कि दरवाज़ा खुला है, हवाएं चल रही हैं, तो आवर्तकाल को कम ज़्यादा कर सकती है, तो वो है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्ति इसमें खुद गलती करता है कि इधर से देख रहा है, थोड़ा सा इस तरफ, समझ रहे हैं आप, है ना, तो यहाँ पर गलतियाँ ऐसे होती हैं। वहीं यादृच्छिक त्रुटि की बात करें तो इस त्रुटि का कारण ही नहीं पता होता, इसका कारण ही नहीं पता हो पाएगा, कारण नहीं पता होता, पता नहीं होता। ठीक है, कारण नहीं पता होता। ठीक है, इसकी तो हटाएंगे कैसे? इस त्रुटि को हटाने के लिए ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, परीक्षण बढ़ाना पड़ेगा। परीक्षण बढ़ाइए, उसके बाद उन परीक्षणों का औसत निकालिए,
जो भी आएगा वो वास्तविक मान के करीब होगा। ऐसा नहीं कि उसमें भी त्रुटि नहीं होगा लेकिन बहुत ही कम त्रुटि होगा। तो आप यादृच्छिक त्रुटि को ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। अब मेज़रमेंट की बात कर, मेज़रमेंट की कंडीशन में या मेज़र करते समय जो भी मापक यंत्र मेज़र करता है वो दो तरह से प्रेक्षण ले सकते हैं आप। एक तो प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज वैल्यू, और दूसरा एक्यूरेट वैल्यू, है ना। चलिए समझते हैं प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है स्टूडेंट में, इसको दूर करते हैं। तो प्रेक्षण दो तरह से लिख सकते हैं। नंबर एक की बात करें तो जिसे हम लोग बोलते हैं यथार्थ मान प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होता है परिशुद्ध मान, ठीक है, परिशुद्ध मान यानी परिशुद्धता, ठीक है। इसे एक्यूरेट पॉइंट वैल्यू बोल सकते हो आप, एक्यूरेट, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर यथार्थ मान की अगर हम बात करें, एक उदाहरण हम समझते हैं, फिर उसके बाद इसी पर पॉइंट की बात करते हैं। जैसे ये लंबाई है, इसको मापना है या इसकी कह लो वास्तविक मान है 5.36 सेंटीमीटर। आपने मीटर स्केल से मापा, मीटर पैमाने से, और मापने के बाद इसका वैल्यू आपने निकाला 5.3 या 5.2, इस तरह से करके दो परीक्षण लिया। एक और कर दो 5.4 भी कर दीजिए। और तथा कुछ और परीक्षण करने के बाद जो और परीक्षण मिलते हैं वो मिलता है 5.34, 5.37, 5.35 इस तरह का, है ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसी लंबाई को मापने के लिए, जिसकी पूरी वास्तविक लंबाई है वो 5.36 सेंटीमीटर है, इसको मापने के लिए एक परीक्षण यहाँ लिया लगातार 3 और एक परीक्षण यहाँ लिया लगातार 3। दोनों के मापक यंत्र अलग अलग है, वो अलग बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपने परीक्षण लिया इनमें देखें तो 5.3, 5.2, 5.4 इसके नज़दीक हैं, है ना, इसके नज़दीक हैं। तो इसलिए इन्हें बोला जाएगा कि ये प्रिसाइज वैल्यू है। क्या है? प्रिसाइज, यथार्थ मान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5.34, 5.357, 5.35 लिखा है, ये इसके करीब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने के आसपास है। मतलब ये इसके करीब है, इसके भी करीब है, ऐसे है। मतलब ये सभी के सभी एक दूसरे के करीब है। तो इस तरह के जो वैल्यूज़ निकाले जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, वो सभी के सभी कहलाते हैं परिशुद्ध मान, ठीक है, परिशुद्ध मान। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे इसी को मापने के लिए किसी ने मापा या लंबाई किसी ने लिया, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो। जैसे मापा गया कोई लंबाई 5 इसके लिए 5.3 किसी ने मापा, 5 किसी ने माप दिया 5, ठीक है। और दूसरा प्रेक्षण किसने लिया, लगातार की बात करें तो 5.25, 5.24, 5.34। अभी आप देखें तो ये वाली वैल्यू इसके ज़्यादा करीब है ना, ये वाली वैल्यू इसके ज़्यादा करीब है, तो ये कहलाएगा यथार्थ मान। कहने का मतलब ये है जो प्रेक्षण हम कर रहे हैं वो प्रेक्षित मान वास्तविक मान के अगर बहुत करीब होगा, मतलब करीब है, तो वो कहलाएगा यथार्थ मान। और प्रेक्षित मान अपने एक दूसरे के करीब है तो वो कहलाएगा परिशुद्ध मान, ठीक है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू है और ये प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है। त्रुटि की बात करें, नेक्स्ट सेटिंग बना लेंगे आप निरपेक्ष त्रुटि। तो आपने देखा कि हम जो मेजरमेंट करते हैं वो दो तरह से लिया जा सकता है परीक्षण। एक तो यथार्थ मान प्रिसाइज वैल्यू, और दूसरा एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग बनाएंगे आप निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि इसे इंग्लिश में लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। समझते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो जो भी वास्तविक वैल्यू है उसके लिए हमने जो परीक्षण कर रखा है वो परीक्षित मान वास्तविक मान से कितना अंतर आ रहा है, ये निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने वही एग्जांपल लिया 5.36 वास्तविक मान है, और जो परीक्षण किया वो परीक्षण के लिए के बाद जो परीक्षित मान मिले हैं, ऑब्जर्व
के बाद पहला 5.34 मान लेते हैं, ठीक है, A1 पहला परीक्षण। A2 इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 5.35 और A3 इज इक्वल्स टू मतलब तीसरा परीक्षण 5.37 मानते हैं। तो ठीक है, इस तरह से 3 परीक्षण लिया हमने। वास्तविक मान तो ये है, वास्तविक मान से ये प्रेक्षित मान कितना अंतर आ रहा है, इनमें अंतर कितना डिफरेंट कितना है, वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो इस तरह से इसके लिए बात करें पहले वाले परीक्षण के लिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, तो डेल्टा A1 बराबर वास्तविक मान आप लिख सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल्स टू वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ये इसकी परिभाषा फार्मूला आप बना सकते हैं, प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान क्या है 5.36 और पहले के लिए बात हो रहा है, पहला परीक्षण 5.34 है, घटा के देखें तो आएगा 0.02 है ना, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी मिलेगा इधर। दूसरे के लिए बात करें तो डेल्टा A2 वास्तविक मान कितना है 5.36 और परीक्षित मान 5.35, घटा के देखिए तो मिलता है 0.01 सेंटीमीटर में आएगा, है ना। ये सब क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। तीसरे वाले के लिए से देखें तो डेल्टा A3 वास्तविक मान 5.36 माइनस और प्रेक्षित मान 5.37, घटाएंगे तो मिलेगा 37, यहाँ घटाने के बाद मिलेगा माइनस 0.01, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो निरपेक्ष त्रुटि है वो पॉजिटिव में भी आ रहा है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है निरपेक्ष मान, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। एरर पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव दोनों में हो सकता है। कौन सा एरर, तो निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में जो अंतर आएगा वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सेकंड, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसे क्यों लिखते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि, इंग्लिश होगा इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। माध्य की बात आप समझ रहे होंगे, जो भी एरर अभी निकाला गया था उन सबका माध्य लेना है, ठीक है, वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। उदाहरण में अभी आपने लिखा भी था वास्तविक मान है 5.36 और इसका परीक्षण लिया था तो पहला वाला था 5.34, A2 5.35 और A3 था 5.37। इसके लिए पहला निरपेक्ष त्रुटि आया था डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू, इसमें इसको घटाएंगे तो 0.02 आएगा। डेल्टा A2 के लिए आया था, इसके लिए निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान में से इसको घटाओगे तो 0.01 आया था। A3 के लिए बात करें तो डेल्टा A3 वास्तविक मान में से इसको 5.37 को घटाओगे तो आया था माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि की जब निकालने की बात आती है तो जो माइनस वाले होते हैं ना सबको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि लिखोगे सभी का योग डेल्टा A1, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए आप मॉड लगा दो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे ही डेल्टा A3 पॉजिटिव में रहेगा। अपान इनकी संख्या कितने हैं वो लिखना है। डेल्टा A1 है 0.02 प्लस 0.01 प्लस ये माइनस में था मॉड की वजह से, कहने का मतलब पॉजिटिव लेना है इसका, बटे 3, है ना, 2 3 4 0.04 बाई 3। इसको डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है। मतलब भाग करके देखिए 0.013 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरह से ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि रहा, वो आपके सामने लिखा गया है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, जितने भी निरपेक्ष त्रुटियाँ होंगी मतलब उनका माध्य ले लेना है।
अब माध्य लेते समय जो निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस में है तो माइनस वाले को भी प्लस में बनाकर ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे की अगर हम बात करें तो भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि, इसे भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर बोल लीजिए आप त्रुटि, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि की बात करें तो जो भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक त्रुटि, वास्तविक मान, सॉरी वास्तविक मान। जैसे अभी देखिए निरपेक्ष त्रुटि आया है, ये चीज़ माध्य निरपेक्ष त्रुटि है तो यहाँ रख लो इसको 0.013 और अपान वास्तविक मान ये है 5.36 निकाल लीजिए। या इस वाले परीक्षण के लिए बात करें तो इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा A1 0.02 लिखोगे आप बाई इसका वास्तविक मान 5.36 सेंटीमीटर, तो ये निकाल लो आप, जो कुछ आएगा ये भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तीसरे की बात करें तो प्रतिशत त्रुटि, नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या है, बिल्कुल परसेंटेज एरर इसी भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। अच्छा, भिन्नात्मक त्रुटि में जो भिन्नात्मक सापेक्ष त्रुटि है इसी में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि भी आता है, तो महत्तम क्या होगा, माइनस जो निरपेक्ष त्रुटि है इसको पॉजिटिव बना देना है, ठीक है। ऐसा प्रतिशत त्रुटि में क्या है, इस भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दो, मतलब आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखें इसके लिए भिन्नात्मक त्रुटि प्रतिशत परसेंटेज एरर निकालना है तो 0.013 अपान 5.36 में 100 से गुणा कर दो आप, ये जो कुछ भी आएगा परसेंटेज कहलाएगा, परसेंटेज एरर कहलाएगा। ऐसे आप यहाँ 100 से गुणा कर दो, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि ये रहा, भिन्नात्मक त्रुटि रहा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटियाँ अब आपने समझ लिया है, लेकिन ये वो त्रुटि है जो आप किसी एक परीक्षण के दौरान देख सकते हैं, ठीक है। लंबाई में, चौड़ाई में, वेटिंग के समय मापने के दौरान, तो वो त्रुटियाँ आप इस तरह से देख रहे हैं। निरपेक्ष त्रुटि हो सकता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आप निकाल सकते हैं, भिन्नात्मक और परसेंटेज एरर। लेकिन त्रुटि तब बढ़ जाता है जब गणितीय संक्रिया हम लोग अपनाते हैं। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग क्षेत्रफल निकाला हो गया किसी का, जैसे ये इस ज्यामिति का क्षेत्रफल निकालना हो गया, लंबाई है जो कुछ दिया है, ये चौड़ाई है ना। तो ऐसे में जब लंबाई मापने के दौरान जो त्रुटि आएगा, है ना, एक त्रुटि तो लंबाई मापने के दौरान आ सकता है, दूसरा चौड़ाई मापने के दौरान आ सकता है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल में भी आएगा, तो उसको भी समझते हैं। उसके पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, हम एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं, यहाँ ज्ञात एक शब्द होना चाहिए, ज्ञात करते हैं प्रयोग के क्रमिक मापनों में लिए गए पाठ्यांक, ये पाठ्यांक लिखा हुआ है, पाठ्यांक है 2.36, ये सेकंड है S, 2.5 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एवं 2.80 सेकंड है। तो निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करना है, आप जानते हैं निरपेक्ष त्रुटि के लिए जो भी प्रेक्षित मान दिए गए हैं उसमें उसको वास्तविक मान में से घटाना होता है। सापेक्ष त्रुटि इसे को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, और प्रतिशत त्रुटि आप जानते हैं भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देना है। तो चलिए वैसे ही करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने से पहले हमें वास्तविक मान ज्ञात होना जरूरी है, लेकिन वास्तविक मान कहीं ज्ञात नहीं है, तो करेंगे क्या, सबका मीन ले लेंगे, जो भी दिए गए हैं अपेक्षित मान इनका मीन लेंगे। तो क्या होगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 और प्लस 2.80 अपॉन
1 2 3 4 5 कर देना है ना। जो कुछ आएगा जोड़िए 3 5 6 9 9 2 11 1 12 12 2 है ना, 12 9 7 16 4 25 25 हो जाएगा, और 6 31 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, अपान 5 करना है, डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 30 है ना, 5 2 10 इधर 31, 5 6 30 12, 5 2 10, ऐसे ही 4 आ जाएगा इधर है ना। लेकिन जब इसे राउंडिंग आप करेंगे तो 2.62 ही मिलेगा, ये सेंटीमीटर में आएगा है ना। तो ये वास्तविक वैल्यू मान लिया जाएगा इस तरह से। ये प्रेक्षित मान दिया गया है, इन प्रेक्षित मानों का आपने वास्तविक मान निकाल लिया है। अब तो निरपेक्ष त्रुटि आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए पहले के लिए निकालते हैं। पहले वाले त्रुटि के लिए जो प्रेक्षित मान दिया है, तो वास्तविक मान यहाँ आप डेल्टा A1 कर लो। डेल्टा A1 वास्तविक मान 2.62 में से पहला प्रेक्षित मान 2.63 घटाएंगे आप तो 0 माइनस में आएगा, 0.01 सेंटीमीटर आएगा, सेकंड यहाँ है, ये सेकंड में रहेगा, ठीक है। सेकंड दूसरे प्रेक्षण के लिए बात करें तो डेल्टा A2 बराबर वास्तविक मान 2.62 में से प्रेक्षित मान 2.56 घटाएंगे आप 2.56, ये आएगा 6 इधर 5 0 0 इतना सेकंड आएगा है ना। डेल्टा A3 के लिए बात करें, A3 2.62 में से 2.42 घटाना है, घटाइए भाई कितना आएगा 0.20 आएगा। ऐसे डेल्टा A4 चौथे वाले के लिए, तो चौथा है 2.71, 2.62 में से 2.71 घटाना है, घटाइए ये आएगा 9 to 11 मीन्स 9, यहाँ पर 6 हो जाएगा 0, लेकिन ये माइनस में रहेगा, माइनस 0.09। ऐसे पांचवा प्रेक्षण यहाँ लिखा हुआ है, उसके लिए भी निरपेक्ष त्रुटि आप ज्ञात कर लेंगे। A5 2.62 में से 2.80 घटा देना है, तो क्या मिलेगा, इधर आएगा 0.18, लेकिन ये माइनस में ये भी रहेगा। तो ये रहा निरपेक्ष त्रुटियाँ। आप देखना सामने हमने निकाल दिया है, आप भी और देखिए कहीं गलती हो। बिल्कुल 6 सही है और ठीक है, कोई गलती तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये निरपेक्ष त्रुटि अब आप ऐसे निकाल सकते हैं है ना। वैल्यूज यहाँ बदले हुए रहेंगे तो आप आराम से निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। वहीं सापेक्ष त्रुटि की बात करें तो सापेक्ष त्रुटि जैसे इस वाले के लिए बात करें, इन सब का मीन ले लो। मीन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 और प्लस डेल्टा A5 अपान 5 कर देना है ना। क्या मिलेगा, ऐड करके देख लीजिए। ऐड करेंगे तो ये जो माइनस वाले हैं सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे। हमने अभी पीछे देखा था माध्य सापेक्ष त्रुटि, तो पॉजिटिव 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.08 सब प्लस में होंगे, अपान 5 ऐड कर लें। 167 और 27 हो जाएगा, 9 27 9 36 8 44 56 है ना, 0.56/5। हाँ तो क्या होगा 0.11 और भी आएगा आगे, बस यहीं पर रुकते हैं। इसका जब राउंडिंग आप करोगे तो 0.1 ही रहेगा। तो ये रहा इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब जब भिन्नात्मक त्रुटि की बात करें या सापेक्ष त्रुटि की बात करेंगे, तो सापेक्ष त्रुटि तो भिन्नात्मक त्रुटि 0.1 है ना, इसी को फ्रैक्शनल एरर कहते हैं सापेक्ष त्रुटि को। तो भिन्नात्मक माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये रहा, अपन वास्तविक वैल्यू ये रहा, कहाँ गया 2.62। अब इसे को सॉल्व कर लेना है, ये आपका सापेक्ष त्रुटि आ जाएगा। जब परसेंटेज एरर की बात करेंगे प्रतिशत त्रुटि का, तो इसी में 100 से गुणा कर देना है।
प्रतिशत त्रुटि 0.01 अपान 2.62 में 100 से गुणा कर देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रतिशत त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और यहाँ पर मीन, एब्सोल्यूट एरर ऐसे आप निकाल लीजिए। सवाल ऐसे आते हैं लेकिन बहुत ही सरल सवाल होते हैं इस तरह के, आप आसानी से कर लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं तो, है ना।